हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब पिछले जो हमारे 2 लेक्चर्स हैं वो हुए हैं अबाउट वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, और उसमें हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं, हम आइगन फंक्शन निकाल चुके हैं साई, है ना। और उसकी कंप्लीट वैल्यू हमारे पास जो आई थी साई की, वो आई थी √2/a साइन n π/a इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। यहाँ पे आप n की डिफरेंट वैल्यू के लिए साई 1 साई 2 साई 3 इस तरीके से निकाल चुके हैं। तो हमने साई को हमने प्लॉट किया था जिस टाइम, मतलब पोटेंशियल बॉक्स में हमने x = 0 से x = a की जो लिमिट है उसमें हमने जो साई है उसको हमने प्लॉट किया हुआ है। और जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मतलब पार्टिकल की किसी भी पोजीशन पर पाए जाने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है या उसकी पाए जाने की जो मैक्सिमम प्रायिकता है ना, वो जो है साई का स्क्वायर होगा और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो कर्व आया है वो उसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से ये ग्राफ मिलेगा। तो हम ये दोनों काम कर चुके हैं। ठीक है, और किस तरीके से नोड या निस्पंद निकालेंगे, मतलब जैसे 1 2 3 के लिए तो आपको मैंने बना दिया, लेकिन आप 4 5 6 और आगे भी निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। ठीक है, जो भी लेवल है उसमें 1 ऐड कर दो, उसमें एक ज़्यादा नोड्स होंगे। जैसे 1 लेवल है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 नोड्स होंगे। ठीक है, चले आगे हम आज जो काम करने वाले हैं उसमें हम करेंगे, आज हम निकालेंगे आइगन वैल्यू। जैसे पिछला जो था हमारा उसमें हमने फाइंड आउट किया था आइगन फंक्शन, और आज हम देखेंगे कि आइगन वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ठीक है, उससे पहले जो है आपका एक काम और कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट, वो है आपका कि जो अनंत विभव बॉक्स है, ये जो इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है आपका, इसमें जो पार्टिकल है उससे संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। ठीक है, तो हमारा एक और काम है वो भी कर लेते हैं, यानी कि मतलब एक बेसिक फार्मूला सा है, वो आप ध्यान रखना, वो न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है। ठीक है, फॉर पार्टिकल मूविंग इन infinite one dimension box, the wavelength associated with the particle, उसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा होगा आपका 2π/k, क्योंकि k इज इक्वल टू क्या होता है 2π/λ होता है, हम लोग जानते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2π/k होगा। ठीक है, ये k की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं। k की वैल्यू कितनी थी, n π/a, हमने फाइंड आउट की थी ना कल, k की वैल्यू की थी कि नहीं, जब हमने साई इज इक्वल टू a रखा था, तो सॉरी x इज इक्वल टू a रखा, तो x इज इक्वल टू a वाली कंडीशन से हम k की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, n π/a, आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में जाओ वहाँ पे मैंने बता रखा है। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2a/n। यहाँ पे a क्या है, a इज़ दी बॉक्स की जो भी आपकी चौड़ाई है। ठीक है, ये बॉक्स हो सकता है कि x = 0 से 2a कह दे कोई आपसे, कोई कह दे a से 2a के बीच में है, तो a से 2a के बीच में है तो इसकी विड्थ होगी कितनी, वो a होगी। ठीक है, तो ये वो चीज़ है, समझ में आ गई आपको बात। तो a जो है आपकी वो ये बाउंड्री है बॉक्स की। ठीक है, ठीक है, और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स, समझ में आगे बात। तो ये है आपकी लेंथ कह लो, लेंथ ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इससे भी निकाल सकते हो अलग अलग इसके लिए। ठीक है, तो भाई अब देखिए आप आगे हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं आगे। ठीक है, देखिए, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये ग्राफ में आप ग्राफ जो आपके प्रायिकता में देखो आप, x = 0 से x = a के बीच देखो, 0 यानी कि बाउंड्री पर कण के पाए जाने की प्रायिकता हर जगह पर 0 है। और ये बात तो सही है, हम जानते हैं कि पार्टिकल बाउंड्री पर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाउंड्री पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है। क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट है इसलिए इस पर फोर्स भी इनफाइनाइट होगा। अगर वो पार्टिकल जो बॉक्स में है, आप तो पार्टिकल यहाँ पे कहीं मानो, पार्टिकल बॉक्स में कहीं भी है, कहीं भी मूव कर सकता है, तो पर वो बाउंड्री पर नहीं आ सकता, बॉक्स के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है, उसका पोटेंशियल वहाँ पर जो है 0 है अंदर। तो अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन है, उसका फंक्शन है तो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी है।
लेकिन जब वो बाउंड्री पर आएगा तो हमने वहाँ पर फंक्शन साई 0 कर दिया था। जब साई ही 0 है तो साई स्क्वायर यानी कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 0 होगी। तो बाउंड्री पर हर जगह देखो पार्टिकल पे आपको नोड मिलेगा, जहाँ नोड है मतलब पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, अब देखो x बराबर 0 से 0 की बात हो गई, x बराबर a पर भी आपको निस्पंदी मिल रहे हैं, हर जगह नोड मिल रहे हैं, यानी कि पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की 0 है। ठीक है, लेकिन आप एक एक चीज़ देखो, n बराबर 1 के लिए अगर हम देखें तो n बराबर 1 के लिए इस लेवल में ये जो पार्टिकल का मिड है, बॉक्स का जो मिड है, यहाँ क्या आएगा, x इज इक्वल टू a बाई टू। n बराबर 1 के लिए x इज इक्वल टू a बाई टू पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। किसके लिए, लेकिन सिर्फ n इज इक्वल टू 1 के लिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए पार्टिकल के लिए x इज इक्वल टू a बाई टू पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है फॉर n इज इक्वल टू 1 लेवल। ठीक है, इसके बाद x बराबर a बाई टू के इधर और इधर धीरे धीरे कम होती है और बाउंड्री पर 0 हो जाती है। सही बात है। ठीक है, फिर n बराबर 2 के लिए इसी x इज इक्वल टू a बाई टू पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रही हूँ, ये वाला। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a बाई टू पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किस लेवल में मैक्सिमम होगी, n इज इक्वल टू 1 पर और n इज इक्वल टू 3 पर भी है। दिख रही है ना आपको। ठीक है, लेकिन n इज इक्वल टू 2 के लिए पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू a बाई टू पर मिनिमम है। तो आप देख रहे हो ना, जब ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, और अगर आप आगे 4 और 5 के लिए बनाओगे तो 4 के लिए 2 के लिए मिनिमम आ रही है तो 4 के लिए भी मिनिमम आएगी, 6 के लिए भी मिनिमम क्या 0 ही आएगी। ठीक है, लेकिन जो इवन नंबर ऑड नंबर है 1, 3, 5, उनके लिए x बराबर a बाई टू पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इस वाले रिजल्ट को आप नोट डाल करके लिख लें। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, 3, 5 डैश 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 odd integer levels at x is equals to a by 2 particle has maximum probability, यानी कि x is equals to a by 2 पर विषम संख्या के जो स्तर हैं उन पर पाए जाने की पार्टिकल की जो प्रायिकता है वो अधिकतम होगी, लेकिन बट फॉर n इज इक्वल टू जो इवन है 2, 4, 6 डैश 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 इवन इंटीजर लेवल at x is equals to a by 2 particle has minimum probability। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये पेपर में पूछते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे देखो, अगर सिंपली ग्राफ को आप एक डिज़ाइन की फॉर्म में लोगे तो डिज़ाइन तो कोई भी बना देगा, लेकिन उसके अंदर कंक्लूजन क्या है, उसको देख करके आपको क्या क्या बातें समझ में आ रही है, क्या इंट्यूशन आ रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये शेप तो कोई भी बना देगा, कोई सेकेंड क्लास का बच्चा भी इस वाली डिज़ाइन को देख करके बना देगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, आप ग्राफ भी तभी सही बनाओगे जब आपको उसके अंदर की बात पता है, यानी कि उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका इंट्यूशन क्या है, क्या क्या बातें आपको उसमें समझ में आ रही है, तो ही आप ग्राफ सही बना सकते हो। और ग्राफ को आप एक लाइन की फॉर्म में लोगे ना कि भाई ये डिज़ाइन बनाना है, तो 100% गलत बनाओगे। लेकिन अगर आपको ग्राफ का तरीका पता है, ग्राफ के अंदर की बात पता है, उसका अर्थ पता है, तो आप हमेशा ग्राफ सही बनाओगे, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन समझ में आ गई बात आपको। तो n इज इक्वल टू 1, 3, 5 के लिए x इज इक्वल टू a बाई टू पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और 2, 4, 6 इवन नंबर के लिए मिनिमम होती है। ठीक है भाई, चलिए अब हम चलते हैं आगे, आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड सब हेडिंग है, आइगन वैल्यू। ठीक है, हमने एक चीज़ निकाली थी कल, के ए इज इक्वल टू एन पाई, निकाली थी ना, निकाली थी कि नहीं, हमने क्या निकाला था, जो हमारे पास साई इज इक्वल टू क्या आया था, जो हमारे पास साई इज इक्वल टू क्या आ गया था, √2/a साइन एन एक्स करके कुछ आया था। तो वहाँ पे हमने x इज इक्वल टू ए की लिमिट लगाई थी, तो हमने साइन एन ए को साइन एन पाई के इक्वल रखा था, तो हमारे पास के ए की वैल्यू एन पाई के इक्वल आई थी, याद है ना आपको। तो के की वैल्यू मतलब एन पाई बाई ए आई थी। ठीक है, ये याद है आपको। तो एक वैल्यू तो ये है ना, नंबरिंग क्या चल रही है, मेरे पास पेजेस भी मिस हो गए हैं,
है पर ढूंढने पड़ेंगे, है ना। तो नंबरिंग आप उस हिसाब से डाल लेना, जो जो भी नंबर है, इसका जो नंबर है। और एक हमने के की वैल्यू एक और निकाली है, के हमारे पास एक और था, √2m/h², याद है, जहाँ हमने स्टार्ट की थी श्रोडिंगर इक्वेशन। हमने कहा था कि पार्टिकल जब बॉक्स के अंदर होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है, पोटेंशियल ज़ीरो है तो फंक्शन जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, पोटेंशियल ज़ीरो है पर फंक्शन होगा, लेकिन बाउंड्रीज पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है और फंक्शन तो ज़ीरो ही है, ठीक है। तो वहाँ उसके लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए निकाली थी, पार्टिकल जब अंदर था, तो k इज इक्वल टू हमारे पास √2m/h² आएगी। आप अपने नोट्स में देख सकते हैं या अपने प्रीवियस वीडियो में जाएँ आप, तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। बीच से भाई कोई भी बच्चा है, बीच से वीडियो मत देखो, जहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है वहीं से देखो, तो ही चीज़ समझ में आएगी। हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो फिजिक्स का जो भी बंदा है वो उसको पता है ना, क्या करना है कैसे करना है। k इज इक्वल टू √2m/h², दो वैल्यू निकाली हमने, एक ये निकाली, एक ये निकाली, मतलब यहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यूज़ को मैं इक्वल कर दूँ, देयरफॉर √2me/h², यहाँ से मेरे पास मतलब k इज इक्वल टू n π/a मिलता है। दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर दूँ मैं, तो इधर कितना आएगा n π/a, ठीक है। दोनों वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो 2me/h² इज इक्वल टू n²π² यहाँ से आपके पास e इज इक्वल टू कितना आ गया, n²π²h²/2me², दिस इज द आइगन वैल्यू, ठीक है। नंबर आपका जो भी चल रहा है इक्वेशन का वो आप डाल लेना, ठीक है। e इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, n², वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जितना इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास, साई इज इक्वल टू √2πa sin n πx/a, ये आइगन फंक्शन है, ये आइगन वैल्यू है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये उस बॉक्स के लिए है जिसकी विड्थ x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a है, ये ध्यान रखो आप। समझ में आ गई। अगर ये 0 से 2a होता तो यहाँ पे a की जगह पर आप 2a रखते, यहाँ भी a की जगह 2a रखोगे, यहाँ भी a की जगह 2a रखोगे। कभी कभी x बराबर 0 से x बराबर l लिख देते हैं, l कैपिटल L या स्मॉल l, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू चेंज करनी है। समझ में, अरे आपको न्यूमेरिकल्स में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसी पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये आपको क्या फाइंड आउट हो गई, आइगन वैल्यू। यहाँ पे ये जो n नंबर है, n इंटीजर नंबर है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 करोगे आप n को तो उससे k 0 हो जाएगा, k 0 हो जाएगा, मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट 0 हो जाएगा, पार्टिकल की प्रोपोगेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। तो n की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होगी, ये समझ में आ रही है आपको बात, एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इक्वेशन represents the eigenvalue of infinite one dimension box, ठीक है। and we see that this value is quantized मतलब टूटी हुई हो, हर वैल्यू आप n की ले सकते हो, लेकिन लेवल्स जो हैं वो अलग अलग आएंगे। जैसे आप फॉर n इज इक्वल टू 1 अगर लें, फॉर n इज इक्वल टू 1, e1 कितना आएगा, आप उसको e1 कह लें, π²h²/2ma²। n इज इक्वल टू 2 के लिए e2 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4π²h²/2ma²। समझ में आ गई, मतलब पहले की 4 गुना। मिली कि नहीं मिली, ये नहीं आप 2 से इसको 4 को मत काटना, काट सकते हो काटने को तो, पर उससे फिर आप ऐसे मतलब तुलना नहीं कर सकते ना। मतलब ये तो मिली आपको ग्राउंड लेवल, है ना, सबसे मिनिमम लेवल n इज इक्वल टू 1 पर ये एनर्जी मिली। फिर जो दूसरे लेवल पे एनर्जी मिली वो पहले की 4 गुना, पहले की ये जो आया एनर्जी लेवल, ये जो डिफरेंस है उसका 4 गुना आएगा, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 2, फिर आगे जाओगे आप तो कितनी आएगी, n इज इक्वल टू 3 के लिए कितनी आएगी, 3 इज इक्वल टू 3 3 9, 9π²h²/2ma²। यानी कि जो e1 है उसी से तुलना कीजिए आप, e1 से जो ग्राउंड लेवल है उससे तुलना कीजिए, उसकी 9 गुना। समझ में आ रही है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा 9 गुना इससे,
यहाँ कहीं आएगी n इज इक्वल टू 3 पर। तो लेवल्स जो है वो क्वांटाइज्ड है। आपको बॉक्स के अंदर हर जगह पर आपको पार्टिकल की एनर्जी नहीं मिलेगी कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ऐसे हर उस पर नहीं मिलेगी। आपको पार्टिकल की एनर्जी कैसी मिल रही है? क्वांटाइज्ड, टूटी हुई, बटी हुई मिल रही है। समझ में आ गई बात? तो अब ऐसे मैंने इसमें बॉक्स के अंदर बना दिया। आप एक साफ क्लीन आपको ग्राफ बना देती हूँ एनर्जी लेवल्स का, वो ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में एनर्जी लेवल का। ठीक है, ये तो हो गया ज़ीरो। हालांकि ज़ीरो का कोई महत्व नहीं है क्योंकि एनर्जी यहाँ पे कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती पार्टिकल की। ठीक है, फिर ये आया आपका n इज इक्वल टू 1। इस पर एनर्जी कितनी है? E1। ठीक है, फिर इसकी 4 गुना मिलेगी। यहाँ मैंने मान लिया n इज इक्वल टू 2, इस पर कितनी मिलेगी? E2। समझ में आ गई है ना? फिर आपकी इसकी 9 गुना, थोड़ा और ऊपर बनाओ। ठीक है, n इज इक्वल टू किस पर मिल गई? 3 पर मिल गई। ये मिल गई E3। इस तरीके से आप और भी लेवल बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से समझ में आ रही है। तो एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कैसे हैं? क्वांटाइज्ड है। अगर आप रेशो लो, रेशो ऑफ एनर्जीज इन इनफाइनाइट वन डायमेंशन बॉक्स, तो कितने मिलेगी? E1 रेशो E2 रेशो E3। कितना कितना मिल रहा है भाई? डैश डैश डैश। E1 कितनी है? ये रही। इसको अगर मैं 1 मानकर चलूँ तो दूसरा कितना मिल रहा है? 4। तीसरा कितना मिल रहा है? 9। आगे जाओगे तो कितना मिलेगा? 16 डैश डैश डैश। तो रेशो कितना आ रहा है? 1 रेशो 4 रेशो 9। अगर आपने 3 लेवल्स ही दिखाएं तो आप 16 को मत दिखाओ, 1 4 9 तक दिखा दो। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से एनर्जी आइगन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत काम रहा है, 0 पॉइंट एनर्जी बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कैसे मिले हैं आपको? क्वांटाइज्ड, या फिर आप कह सकते हो कंटिन्यूस ना होकर के एनर्जी लेवल्स कैसे मिले? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। समझ में आ गई बात आपको? देयरफॉर डिस्क्रीट एनर्जी En इज इक्वल टू कितनी मिली है? आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर, या फिर आपको पता है एच कट की वैल्यू h अपॉन 2 पाई है तो आप ये भी लिख सकते हो n स्क्वायर, है ना, पाई स्क्वायर। इसको खोलोगे तो कितना आएगा? h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। नीचे आएगा 2m a स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल करो, 4 नीचे लेकर के आओ तो En आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो ज़ीरो फिर आती है 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी। एनर्जी कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ज़ीरो नहीं हो सकती। ये हम पहले भी देख चुके हैं जहाँ हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा था। 0 पॉइंट एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? n इज इक्वल टू 1 पर, यानी कि E1 कितनी होगी? पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर आप लें, है ना, तो कितनी होगी? h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। n बराबर 1 रख दीजिए यहाँ पे। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको जो एनर्जी मिलेगी दैट विल बी ग्राउंड लेवल एनर्जी, और यू कैन से दैट इज 0 पॉइंट एनर्जी। एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होगी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशन में भी हमने देखा था। ठीक है, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो ये कहती है कि पार्टिकल की एनर्जी जीरो हो सकती है जो वन डायमेंशन बॉक्स में मूव कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल की एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये मिनिमम एनर्जी है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है 0 पॉइंट एनर्जी। समझ में आ गई बात आपको? तो आपका एक डिफरेंस और है क्लासिकल और क्वांटम रिजल्ट्स में। तो क्लासिकल तो ये कहती है कि पार्टिकल की एनर्जी एक तो यही है, ज़ीरो हो सकती है, लेकिन क्वांटम कहती है कि कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, 0 पॉइंट एनर्जी आपकी मिनिमम इतनी होगी। ठीक है, दूसरी बात जो है वो ये कहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि बॉक्स के अंदर हर जगह पार्टिकल की एनर्जी होती है। मतलब हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट मिलते हैं, और वो क्या कहती है क्लासिकल मैकेनिक्स की? कंटिन्यूस एनर्जी मिलती है। कंटिन्यूस मतलब हर उस पर मिलेगी एनर्जी, हर छोटे छोटे उस पर लेवल्स पे एनर्जी मिलेगी, ये बीच की जो जगह है ये भी खाली नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एनर्जी लेवल्स कंटिन्यूस होते हैं। समझ में आ गई? तो ये कुछ डिफरेंस है। ठीक है, दूसरी बात ये, एक ये वाली जो n बराबर 1 2 3 4 5 के लिए बताई थी ना मैंने, कि 1 3 5 के लिए पार्टिकल के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1 3 5 के लिए, और 2 4 6 के लिए मिनिमम होती है। पर क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसा कुछ नहीं बताती, वो ये कहती है कि हर जगह पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बॉक्स के अंदर मैक्सिमम होती है। तो ये 3 डिफरेंस है क्लासिकल में और क्वांटम में।
बुक में भी मिल जाएंगे आपको, ऐसे कैसे मैंने समझाया है। एक तो ये है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल की बॉक्स के अंदर हर जगह पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स 135 इस तरीके के ऑड पर मैक्सिमम होती है, पर इवन पर मिनिमम होती है, ठीक है। दूसरी ये 0 पॉइंट एनर्जी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। और तीसरी ये हो गई आपकी कौन सी वाली, कि एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से और क्लासिकल के हिसाब से कंटिन्यूस। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम लेंगे 1 डायमेंशन परफेक्टली रिजिड बॉक्स, लेकिन सिमेट्रिकल पोटेंशियल होगा उसमें, मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।